गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं कविंदर सर आपके अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जानिए गए होंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे, तो ऊपर देख ही रहे हैं आप लोग कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का हम ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा जिसका हम क्या करेंगे कि रिवीजन कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। चलिए हेडिंग के अनुसार आपको पता चल ही रहा है कि वर्ग 10वीं क्लास 10 के हम पढ़ाएंगे सोशल साइंस इतिहास, इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का हम ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि यूनानी स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन आया था, यानी इसमें देश का नाम दिया गया है। तो इसमें कौन सा देश आया था जो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसका समर्थन किया था। तो जैसे देखिए आप लोग को पता है कि यूनान कब आज़ाद हुआ था, तो यूनान 1832 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, ठीक है। यूनान कब आज़ाद हुआ था? 1832 ईस्वी में। अब इसके समक्ष में हम लोग का आंसर होगा इंग्लैंड देश। कौन आंसर होगा? इंग्लैंड देश। यानी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की का समर्थन में कौन देश आया था? तो इंग्लैंड देश आया था। जैसे आप लोग को पता होगा, जब पढ़ाते समय उसमें पढ़ा गया है कि यूनान को आज़ाद करने के लिए ही यूनान के एक महान कवि लॉर्ड बायरन ने, ठीक है, यूनान में ही क्या हो गए? आज़ाद हो गए थे। जिसके बाद इंग्लैंड खुलेआम जो कि यूनान का क्या किया? समर्थन किया, जो तुर्की के खिलाफ, ठीक है। यानी यूनान का समर्थन किया कौन देश? इंग्लैंड देश। किसके खिलाफ? तो तुर्की के खिलाफ। तो आप सभी लोग की उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड देश क्या किया था? समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? 1853-54 के युद्ध में काउंट काबूल, जो कहाँ का रहने वाला था? इटली के, वो किस देश के युद्ध में समर्थित होने का यानी सम्मिलित होने का घोषणा की थी 1853-54 में? ये जो कि इसका आंसर होगा, जो होगा फ्रांस, ठीक है। ये इसलिए समर्थन किया था काउंट काबूल कि अगर फ्रांस देश का समर्थन करेंगे हम तो ऑस्ट्रिया को, यानी ऑस्ट्रिया के युद्ध करने के लिए, ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए क्या करेगा कि फ्रांस हमारी सहायता करेगा, जो कि फ्रांस का कोई ऐसा मांग नहीं था। अपने से ही काउंट काबूल क्या किए कि इस क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के क्या किए? सहायता किए, ताकि आगे चल के ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी के साथ क्या करेंगे कि हमारे युद्ध में शामिल होंगे। काउंट काबूल कहाँ का रहने वाला था? तो इटली को आज़ाद करने के लिए वह कर रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर क्या होगा? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ऑल माय डियर स्टूडेंट आपके, जो कि क्या है आपके स्क्रीन पर है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन, नियोजन का मतलब ही होता है कि ज्ञानपूर्वक और ध्यानपूर्वक उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? नियोजन। आर्थिक का मतलब होता है रुपया, पैसा। तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है रूसी क्रांति, तीसरा है अमेरिकी, या डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा रूसी क्रांति। इसका तीसरा का आंसर क्या होगा? रूसी क्रांति। जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। तीसरा का आंसर क्या होगा? रूसी क्रांति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन के तरफ।
चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कब किया गया था, 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। और 1815 ईस्वी में जो कि बूर्बो राजवंश के, ठीक है, चार्ल्स 10वां थे उस टाइम, ठीक है, और चार्ल्स 10वां किस वंश के हैं, तो बूर्बो वंश के। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर क्या होगा, डी, बूर्बो राजवंश के। जैसे कि जानते हैं कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब चार्ल्स 10वां की क्या हुआ कि वो इंग्लैंड पलायन कर गया, तब उसके बाद अर्लेस वंश का शासन आया था फ्रांस में। लेकिन 1815 यानी 1830 से पहले ही आता है, तो 1815 में यानी बूर्बो राजवंश का था। कहाँ पर, फ्रांस में पूरा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे पांचवा क्वेश्चन के तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। इसमें ऑप्शन है पहला मेजनी, मेटरनिक, बिस्मार्क और लेनिन। इन चारों ऑप्शन में हम ध्यान देंगे कि बिस्मार्क जो था वह रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। उसी टाइम उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था, जो प्रसा का क्या था, चांसलर था। बिस्मार्क क्या था, प्रसा का चांसलर। उन्होंने ही अपने देश में यानी जर्मनी में, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, प्रसा, प्रसा के ही यह चांसलर था कौन, बिस्मार्क। उन्होंने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा का किया था, लागू किया था। तो पांचवा का आंसर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम लोग। 6 क्वेश्चन, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ठीक है, सेडोन एक जगह का नाम है जी, सेडोन कहाँ का जगह का नाम है, जगह का नाम है। यह युद्ध 1870 ईस्वी में, ठीक है, 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से क्या हुई थी, हार हुई थी इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस की। जीत किसकी होगी, अगर मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन आ गया कि सेडोन के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो सेडोन के युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच, जैसा कि आप लोगों को बताए हैं, तो इसमें जीत किसकी होगी, तो प्रसा की, और हार किसकी होगी, फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस और प्रसा के बीच में ही सेडोन का युद्ध हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट चलेंगे हम 7वां क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। आप लोग कमेंट करिए आंसर इसका क्या होगा कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। चलिए ध्यान दीजिए, पहला है 1789, दूसरा है 1821, तीसरा है 1829, दूसरा डी है 1917। तो इसका आंसर होगा बी, 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था, यानी जर्मनी का था। ऐसे तो यहाँ पर मेजनी है जो इटली से संबंध है, हीगेल भी जर्मनी का ही एक दार्शनिक व्यक्ति था, लेकिन वो चांसलर नहीं था। ठीक है, इसमें बिस्मार्क जो है वह जर्मन चांसलर थे, प्रसा के क्या थे, शासक थे। यानी प्रसा किसके अंतर्गत आता है, तो जर्मनी का ही है, तो वह जर्मन के क्या थे, चांसलर थे। तो इसका आंसर क्या होगा, 8वां का सी। 8वां का क्या होगा जी आंसर, सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 1861 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो ये पूरा जर्मनी का सम्राट बना था। तभी इन्होंने बाद में प्रसा, जो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था, प्रसा के चांसलर बनाया बिस्मार्क को। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि इसमें देखिए 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो कहाँ का सम्राट बना, जर्मनी का। कहाँ का, जर्मनी के ऊपर पूरे जर्मनी का सम्राट था, जिसके बाद उन्होंने जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा का चांसलर बिस्मार्क को बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था, यानी बोहेमिया पर किस देश का, जो कि
अधिकार था? पहला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो जैसा कि जानते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिख। वहीं इस देश पर क्या किया था? अपना अधिकार जमाया था। तो 10 का क्या होगा आंसर? ए। 10 का क्या होगा? ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? यानी यह देश में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? ठीक है, इसमें से 11 क्वेश्चन है जो कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है जर्मनी, सी है फ्रांस और डी है रूस। तो इसका आंसर होगा जर्मनी मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। किसी को डाउट है? बोलिए क्या होगा इसका आंसर? जर्मनी। 11 का क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 12 क्वेश्चन यानी 12 कह रहा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? ठीक है, किसने आत्मसमर्पण किया? इसमें है फ्रांस, जापान, वियतनाम और भारत। ध्यान दीजिएगा इसमें फ्रांस, वियतनाम और भारत। तो 12 का क्या होगा? फ्रांस होगा, जापान। ध्यान दीजिए 12 का क्या होगा? जापान। नेक्स्ट चलेंगे 13 क्वेश्चन के तरफ। कह रहा है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लुई 14वां के बाद लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था और वह एक निरंकुश, ठीक है, फिजूल खर्च करने वाला और अयोग्य शासक था। उसको फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1793 ईस्वी में, 1793। तो 13 का क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली को आजाद करने के लिए प्रमुख नायक देखिए मेजनी काउर यानी काउंट काउर, गैरीबाल्डी, इनमें से सभी। तो आप लोग जानते हैं कि मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। काउंट काउर भी जो कि अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर फ्रांस को लोभ में उलझाकर लगभग 1/3 का एकीकरण कर दिया था। गैरीबाल्डी तो अंतिम में पूरे किए इटली का एकीकरण। तो इनमें से सभी। 14 का क्या होगा? डी। 14 का क्या होगा? डी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? ध्यान दीजिए सार्डिनिया एगो इटली का ही राज्य है। तो इसमें देखिए विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स 10वां, इनमें से कोई नहीं। तो विक्टर इमैनुअल था सार्डिनिया का शासक। चलिए 15 का क्या होगा? बी। 15 का क्या होगा आंसर? बी होगा, सॉरी ए होगा, ए। 15 का क्या होगा? ए पर टिक कर रहे हैं, बी बोला गया है। चलिए ध्यान दीजिए। तो 15 का क्या होगा जी? ए। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 16 क्वेश्चन। कह रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप एक उदारवादी व्यक्ति था, ठीक है। यह गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है। तो लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का। किस देश का शासक था? फ्रांस का लुई फिलिप। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ेंगे हम लोग 17 क्वेश्चन। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण यानी इटली कब आजाद हुआ था? तो इटली 1871 ईस्वी में। चाहे इटली पूछे चाहे जर्मनी पूछे, दोनों का एकीकरण लगभग एक ही ईयर में हुआ था, बस डेट अलग अलग है। तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोप को देश है कि महादेश है? तो महादेश है। महादेशों की संख्या कुल कितनी है? 7 है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यानी यूरोप महादेश में किसका बहुत जो कि ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहता है, नाम आता है? तो इसका आएगा ए, यूनान का। किसका? यूनान का। तो 18 का क्या होगा जी? ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं
देखिए क्या कर रहा है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का है चाहे वियना सम्मेलन का है, आप लोग जानते हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में, ठीक है। इसका नेतृत्व कर रहा था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, कह रहा है कि गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना। वो नहीं चाहता था गणराज्य का मतलब कि लोकतंत्र स्थापित हो, लोकतंत्रों का पुनर्स्थापित करना, यानी ये भी नहीं चाहता था राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो वह चाहता था कि राजतंत्र को ही पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि लोकतंत्र स्थापित किया जाए, लेकिन वो चाहता था कि राजतंत्र को क्या किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। तो 19 का क्या होगा, सी। 19 का क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट, चलिए 20 क्वेश्चन है। कोसुत का संबंध किस देश से है, कमेंट करिए तो इसका आंसर क्या होगा। कोसुत एगो हंगरी राष्ट्रवादी नेता था, ठीक है। तो कोसुत का संबंध किस देश से होगा, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ऑस्ट्रिया से नहीं, यूनान से नहीं, पोलैंड से नहीं, कहाँ से, हंगरी। एगो क्वेश्चन आ जाएगा कि हंगरी का राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। कहाँ है, बुडापेस्ट, ठीक है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। अब आती है कोसुत का संबंध किस देश से था, तो हंगरी का, यानी हंगरी राष्ट्रवादी नेता था। चलिए नेक्स्ट 21 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है, जर्मनी में। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, 21 का क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जिसके जो कि बिस्मार्क इसके विचारों से प्रभावित थे, तो हीगेल एगो जर्मनी के निवासी थे। तो इसमें देखेंगे फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तो कहाँ के थे, जर्मनी के। बहुत दार्शनिक व्यक्ति थे वह, इनके ही विचारों से प्रभावित था कौन, यानी बिस्मार्क इनके विचारों से प्रभावित था, किससे, हीगेल के। हीगेल कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के। नेक्स्ट चलेंगे 22 का क्या होगा आंसर, सी। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, 23 एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बहुत बार एग्जाम में आता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। संगठन का मतलब दल। पहला क्या है कि लाल सेना, ये तो गैरिबाल्डी से था। कार्बोनरी, हाँ कार्बोनरी से था। इसकी स्थापना यह किया था 1810 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि मेजनी कार्बोनरी दल का संगठन कब किए थे, तो 1810 ईस्वी में। 23 का क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 24, एकदम हल्का सवाल। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। देखिए वैसे तो फ्रांस में क्रांति बहुत हुई, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, लेकिन शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 1789 ईस्वी में हुई थी, 89। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1789, ठीक है। चलिए तो 24 का क्या होगा, ए। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 25। देखिए 25 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का जो क्षति हुआ था, इसमें से कौन सम्मेलन हुआ था जिसमें जो नुकसान हुआ था उसमें क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। तो इसमें होगा क्योटो सम्मेलन, ये तो नहीं होगा। वियना सम्मेलन, ये तो नहीं होगा। रियो डी जेनेरो सम्मेलन नहीं होगा। हाई दुगो तो एकदम हिस्ट्री से संबंधित है, ये नहीं है। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, उससे तो मतलब नहीं है, ठीक है। लौसेने सम्मेलन, इसका आंसर क्या होगा, 25 का आंसर क्या होगा, लौसेने सम्मेलन। डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल बताएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सब लोग, कमेंट कर दीजिए जल्दी, यस ठीक। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान दीजिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान
किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? आप लोग जानते हैं कि इटली के एकीकरण में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था। मेजनी ने शुरुआत किया, काउंट कपूर जो कि बीच में थे, विक्टर एमिलो जो प्रधानमंत्री बनाए थे काउंट कपूर को, ओकर बाद काउंट कपूर की मृत्यु हो जाती है 1862 में। तब ओकर बाद बचे हुए भागों को जो कि गैरीबाल्डी कार्य करता है। तो देखिए इसमें दिया है मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट कपूर, ठीक है। तो इनमें से सभी, इसका आंसर क्या होगा? 26 का डी। 26 का क्या होगा जी? डी। चलिए नेक्स्ट 27 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि जालवेरिन संबंधित था। जालवेरिन एक व्यापारियों का संगठन था, ठीक है। जालवेरिन क्या था? व्यापारियों का। इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में जर्मनी में की गई थी, ठीक है। 1834 ईस्वी में जालवेरिन एगो व्यापारियों का क्या था? व्यापारियों से संबंधित था। तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का बी होगा। सब लोग ध्यान दीजिए, जालवेरिन संबंधित था तो किससे? व्यापारियों से। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1834 ईस्वी में, ठीक है, जर्मनी के राज्य प्रसा में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि जालवेरिन व्यापारियों का संगठन था। इसकी स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो प्रसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? उत्तरदायी का मतलब जिम्मेवार। तो आप लोग जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में अगर नाम आता है तो बिस्मार्क, ठीक है। केवल एक ही बंदा का नाम आएगा, एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, उनका किसका? बिस्मार्क का, ठीक है, जो विलियम प्रथम इनको बनाए थे प्रसा का चांसलर। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 का क्या होगा? बी। कंफर्म है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है कि 29 क्वेश्चन 1830 की क्रांति के बाद, ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद दो बार लिखा गया है, ध्यान दीजिए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? ठीक है, दो बार लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान देना है। दो बार क्रांति के बाद लिखा गया। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? जब 1830 की क्रांति हुई थी तो उस समय चार्ल्स 10वां था वहाँ का। जब वो प्लान किया इंग्लैंड, जब उसकी हार हुई थी तो उस टाइम संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? 29 का बी। 29 का क्या होगा? बी। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग फटाफट। 29 का क्या होगा? बी। 30 देखिए, बहुत हल्का सवाल। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन से फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेडोन का युद्ध हुआ था जो 1870 में। उसके बाद, ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच जो एगो फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी, इसी संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी जो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा 30 का जी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, फ्रांस और प्रसा के बीच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए एक ही बात आएगा, और कौन? बिस्मार्क। 31 का क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। 32, इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है? यानी इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का नहीं था, मेजनी, कपूर, गैरीबाल्डी, इन तीनों का देखिए इटली के एकीकरण में संबंध था लेकिन बिस्मार्क का नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि तो जर्मनी का एकीकरण किया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए 33 क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण में, यानी इटली और जर्मनी दोनों पर अपना अधिकार कौन बनाया था? तो एक ही देश था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिख। तो इसका आंसर क्या होगा जी? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक दोनों देशों पर, इटली और जर्मनी दोनों पर अपना अधिकार जमाया था। यानी ये क्या था, एकीकरण में विरुद्ध था, विपरीत था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। 34 क्वेश्चन। 34 कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई, यानी वही फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो जैसा कि हम पीछे बताए हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में किसके बीच हुई थी जो, तो फ्रांस और प्रासा के बीच, फ्रांस और प्रासा के बीच। इसी संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था। कुछ समय बाद फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई फ्रांस और प्रासा के बीच में। आवाज आई जैसे कि उसमें सेडोन के युद्ध में किसकी हार हुई थी, जैसे पीछे बताएं कि सेडोन के युद्ध में किसकी हुई हार हुई, फ्रांस की। ओकरा बाद फ्रांस जो कि प्रासा से क्या करना चाहे, संधि करना चाहे, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में फ्रांस और प्रासा के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा कि 1871। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन। वहीं वियना कांग्रेस कहे चाहे वियना सम्मेलन कहे, ठीक है, वियना कांग्रेस कहे या वियना सम्मेलन कहे, तो वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन कब किया गया था, एकदम हल्का क्वेश्चन, तो 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन की थी, नहीं इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो मेटरनिक, ठीक। वियना, देखिए वियना एगो जगह का नाम है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की क्या है, राजधानी। ऑस्ट्रिया नाम आएगा तो उसमें मेटरनिक तो जरूर रहेगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आपके स्क्रीन पर, बहुत हल्का सवाल है। काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, यानी क्या बनाए, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने क्या बनाया था, तो इसका एकदम हल्का आंसर है, एकदम प्रधानमंत्री बनाए थे। काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो सी होगा प्रधानमंत्री। ऐसे भी आ जाता है कि विक्टर इमैनुअल ने ठीक है काउंट कबूर को किस पद से नियुक्त किया था, तो उसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री। या ऐसे भी आ जाएगा कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट कबूर को किस पद से नियुक्त किया, तो सी होगा प्रधान। या ऐसे भी आ जाएगा कि काउंट कबूर को कौन प्रधानमंत्री बनाया था, तो विक्टर इमैनुअल, जस्ट सेम। नेक्स्ट, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। देखिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। यंग यूरोप और यंग इटली नामक संस्था का गठन मेजिनी ने किए थे। यंग यूरोप का संस्था का गठन 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में मेजिनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, मेजिनी। एगो 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक का गठन भी किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, जोसेफ मेजिनी, यानी 37 का ए। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट 38, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज, आप लोग जानते हैं कि यूरोप के अंतर्गत यूनान एगो देश आता है, उसका ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत जो कि पूरे यूरोप के अंतर्गत था, तो उस पर तुर्की क्या किया था, अपना अधिकार जमाया था। तो यूरोप का मरीज इसीलिए उसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 39 क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 में जब शुरुआत हुई थी, तो उस क्रांति के बाद भारत के लोग भी, यानी होता ही है किसी क्रांति के बाद अगर फ्रांस आज़ाद हो जाए, लोकतंत्र स्थापित हो जाए, तो भारत के अंतर्गत भी अंग्रेज थे, तो लोगों को सुझाव मिला। तो यह टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, जो अभी कर्नाटक राज्य में है यह, यानी भारत के ही थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर का। तो 29 का क्या होगा, ए। कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, सन 1870 ईस्वी में, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। हम जैसे कि पीछे बताए हैं कि सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। तो सेडोन एक जगह का नाम है, तो 40 का क्या होगा, 1840 का होगा ए। बी यानी सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 में। वो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। चलिए
तो 40 का क्या होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 41, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 में उस टाइम चार्ल्स 10वां ही थे, तो बूर्बो वंश के ही थे। जब 1830 में जाएंगे तब अर्लियस्ट वर्ष का शासक आएगा। तो 41 का वियना कांग्रेस के यानी वियना सम्मेलन के कहिए चाहे वियना कांग्रेस कहिए, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो बूर्बो राजवंश की यानी बूर्बो वंश की। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। 42 क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, यानी उनका क्या धंधा था, क्या करते थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे जी? नाविक थे। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम। 43 क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट। 43 का क्या होगा? बी, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन है 44, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? जब बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सेना शक्ति को बढ़ाते हुए रक्त एवं लौह नीति का क्या किया था? अवलंबन किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। 44 का क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। 45 क्वेश्चन। 45 क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, यानी फ्रांस में क्रांति काहे हुई? ऐसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्रांति होने का कुछ न कुछ कारण होता है, यानी कोई भी क्रांति करेगा तो सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा तो कोई क्रांति करने वाला है नहीं। तो प्रजातंत्र शासन, आगे कह रहे कि निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, वंशबदारी प्रथा, यानी वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र के मतलब ही होता है लोकतंत्र। निरंकुश शासन था, उसमें जो भी बूर्बो वंश के थे, ठीक है, तो लोग निरंकुश शासन थे, यानी अच्छा शासन नहीं करते थे वह। तो इसका क्या होगा? 45 का बी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन, राजतंत्र द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। 46 क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? फिर वही क्वेश्चन है, तो बूर्बो राजवंश के द्वारा, ठीक है, क्योंकि 1815 ईस्वी में हुआ था। कौन? वियना कांग्रेस। 1815 में किस वंश का शासक था? तो बूर्बो राजवंश का। चलिए नेक्स्ट। 47, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका आंसर होगा 1804 ईस्वी में वह एगो संहिता लागू किए थे। इसका 47 का क्या होगा? डी। थोड़ा फटाफट चलते हैं हम लोग, 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे आज, इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। 48 क्वेश्चन कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? हम बताए थे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। अब वियना का सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होंगे? जो मेटरनिक। कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के। मेटरनिक कहाँ के चांसलर थे? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर, ठीक है, मेटरनिक। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक चाहता ही था कि पुरातन व्यवस्था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने लोकतंत्र की शुरुआत किए थे, तो चाहते थे गणतंत्र का स्थापना करना, बिल्कुल नहीं, प्रजातंत्र की स्थापना करना। प्रजातंत्र वही है, लोकतंत्र। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, हाँ, यह यही चाहता था कि पुरातन व्यवस्था ही लगा रहे, ठीक है, क्योंकि पहले वही था और वह चाहता था कि पुरातन व्यवस्था ही क्या रहे? स्थापित रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का क्या था?
चांसलर था। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, बढ़िया व्यक्ति नहीं थे। अब चलिए नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप कांपने लगता है, अलग अलग तरह के इजा आ जाता है। तो यह बात ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने कहा था। तो 51 का क्या होगा? सी। 51 का क्या होगा? सी। चलिए ठीक है, सबका कमेंट ठीक आ रहा है, सही आ रहा है। 52 देखिए, रोमनीवाद क्या था? रोमनीवाद क्या था? तो यह एगो सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है, रोमनीवाद क्या था? तो सांस्कृतिक, ठीक है ठीक है। 52 का 20। चलिए नेक्स्ट चलेंगे 53 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एकदम हल्का सवाल, यूरोप महादेश के अंतर्गत। महादेशों की संख्या कुल कितनी है? 7। भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? ठीक है, कमेंट आ रहा है एकदम, भारत एशिया महादेश का। ठीक है। इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। महादेशों की संख्या कुल कितनी है? 7। ठीक है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? देखिए 53 क्वेश्चन है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? चलिए ध्यान देंगे। 54 क्वेश्चन, तो यह फ्रांस का था। किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो 54 फ्रांस का, यानी 54 का आंसर क्या होगा? ए। जैसे होता है ना कि हर एक अलग, हम लोग का अशोक चक्र है, बांग्लादेश का वाघ है, ठीक है, न्यूजीलैंड का पतंग टाइप के है, पंख टाइप के। तो वैसे ही मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस का। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 55 क्वेश्चन, कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा, यानी राष्ट्रवाद का मतलब यानी अपने देश को आज़ाद करना, अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव रखना। तो उसी का देखिए, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। थोड़ा फास्ट करेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव करना है हम लोग को। तो 55 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट 56, वियना कांग्रेस कब हुआ? वहीं वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट चलेंगे 57, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। 1830 के बाद फ्रांस में तो संवैधानिक राजतंत्र। 57 का क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे 58, हाँ, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? चलिए ध्यान दीजिए, 1688 में नहीं, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 में। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 59 क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? सबसे पहले यंग यूरोप का स्थापना कब की गई थी? 1834 ईस्वी में, जोसेफ मेजनी। यह दो गो संस्थापना किए थे, यंग इटली के 1831 में और यंग यूरोप का 1834 में। तो इसका आंसर क्या होगा? मेजनी 1834 में किए थे। तो 59 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? यानी शुरुआत, इटली के एकीकरण की शुरुआत मेजनी किए थे, इन्हीं को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो क्या होगा? 60 का बी। 60 का बी। बहुत अच्छा, सब लोग का कमेंट आ रहा है। ये सब तो हल्का क्वेश्चन है एकदम। चलिए नेक्स्ट, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इसका स्थापना कब किया था? यह 1810 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 62,
किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली के समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट कबूर थे एगो, ठीक है। काउंट कबूर का क्या थे कि अपनी कूटनीति के बल पर इटली के ही केवल समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। आप लोग जानते हैं कि इटली किस महादेश के अंतर्गत आता है? हाँ, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो ये इटली के ही रहने वाले थे कौन? काउंट कबूर, जो कहा कि अपनी समस्या के साथ साथ यानी इटली की समस्या जो देश के साथ साथ पूरे जो कि यूरोप की समस्या बना दिए, ठीक है। तो 62 का क्या होगा ये? नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 63। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? आ गया क्वेश्चन। यंग यूरोप और यंग इटली। यंग इटली के 1831 में जोसेफ मेजनी और यंग यूरोप के 1834 ईस्वी में मेजनी ही किए थे। तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। क्या होगा? सी। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 64। लाल कुर्ती का संगठन, ध्यान दीजिए। चलिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? कबूर, मेजनी, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी। तो नहीं, लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी किए थे। किसका? या इनकी सेना का नाम था लाल कुर्ती। चलिए क्या होगा? 64 का डी। नेक्स्ट, कबूर कौन था? हाँ, काउंट कबूर कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का मंत्री। तो काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री से नियुक्त किए थे और विक्टर इमैनुअल जो इटली के ही रहने वाले थे। तो इसका आंसर क्या होगा कि इटली का यह प्रधानमंत्री था, क्योंकि विक्टर इमैनुअल ने काउंट कबूर को क्या बनाए थे? प्रधानमंत्री बनाए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 65 का बी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 66 यानी 66। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली यानी इटली का दोस्त। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? दोस्त। ऑफ का मतलब का? इटली का मतलब इटली एक देश है। तो इटली का दोस्त नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने। आंसर क्या होगा? मेजनी। इसका भी गठन कार्बोनरी दल, यंग इटली, यंग यूरोप। मेजनी का तो नाम आता ही इटली के एकीकरण करने के लिए शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट 67। कार्बोनरी की स्थापना, जैसे कि पहले से ही बता रहे हैं कि कार्बोनरी दल का स्थापना किया था कौन? मेजनी। तो वही पूछ रहे हैं कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहले ही बताए हैं कि 1810 ईस्वी में। क्या होगा इसका आंसर? 67 का ए। 67 का ई। तो बहुत लोग का कमेंट आ रहा है क्योंकि पहले ही बता चुके हैं जब आ रहा था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 68। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। या पीछे आया था क्वेश्चन में, दोबारा हो गया है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। हाँ, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद से नियुक्त किया था? तो किस पद से? प्रधानमंत्री से। ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया है। 69 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि बिस्मार्क इटली का एकीकरण नहीं किया था, वो जर्मनी का किया था। ठीक है, तो 70 का क्या होगा? ए। 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कितने ऑब्जेक्टिव? 100। अब देखिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? जर्मनी का ही था। इसमें दिया है जर्मनी, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या होगा? बी। चलिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रसा का। नेक्स्ट 72 है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेरिन एगो व्यापारियों का संगठन था। इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में की गई थी। 1834 ईस्वी में। ठीक है, यह कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में। जर्मनी का एगो सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रसा। तो 72 का क्या होगा? ए। 72 का क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट
73। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोन, सेडोवा और सेडोन में घबराना नहीं है। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और एक तरफ से प्रसा रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो जगह है ना, सेडोवा और सेडोन, ये दोनों जगह है जर्मनी में, ठीक है। तो सेडोवा का युद्ध पहले हुआ था 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से हार हुई थी। फिर उसके बाद करें कि सेडोन का युद्ध, तो सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा, फ्रांस और प्रसा। सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस के बीच, चाहे फ्रांस और प्रसा कोई भी हो सकता है। तो 73 का क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अब हम लोग। 74। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क एगो हीगेल नामक के व्यक्ति थे, जर्मनी के ही रहने वाले थे। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से बहुत प्रभावित था। तो इसमें ऑप्शन है बी। 74 का क्या होगा? बी, जो जर्मनी के ही रहने वाले थे। हीगेल एगो जर्मन दार्शनिक व्यक्ति थे। नेक्स्ट 74 का क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी जर्मनी और इटली की आज़ादी के करने में विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। क्या होगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिख। ये दोनों देश पर क्या किया था? अपना अधिकार जमाया था। ठीक है नेक्स्ट। 76। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो उन्होंने एगो जर्मन राइन राज्य की स्थापना किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य 1806 ईस्वी में। हाँ, अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण, जर्मन राइन राज्य का निर्माण, जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1800। इसका उत्तर क्या होगा? 1806 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो नेपोलियन बोनापार्ट के ही द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? 76 का इसका आंसर होगा कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की। क्या होगा? 76 का सी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। 77 किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में। सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी, जिसमें किसकी हार हुई थी? बुरी तरह से फ्रांस की। उसके बाद वह क्या किया? संधि किया। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कहाँ है? इसमें है सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध 77 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट चलिए। जर्मनिया क्या थी? जर्मनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। इसका आंसर होगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, यानी जर्मन देश का चिन्ह था, प्रतीक था। क्या होगा? 78 का बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। 79 जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? यानी जर्मनी कब आज़ाद हुआ? 1871 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। उसके बाद फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 1871 में। उसी टाइम जर्मनी आज़ाद हो गया। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवेरिन क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी। इसकी गठन कहाँ किया गया था? तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा। कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? सेडोवा का युद्ध सबसे पहले बता दें कि आप लोग को 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी? ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से हार हुई थी। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? ऑस्ट्रिया की। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सेडोवा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी?
तो होगा प्रसा की। आसेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की। आसेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन से कवि, नाटककार, संदिग्ध, कूटनीतिज्ञ। यानी वह शुरू से ही जर्मन के संसद में वह अपना सफल कूटनीतिज्ञ का परिचय देते आ रहा था, इसीलिए उसको जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा का चांसलर बनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 82 का डी। 82 का आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 83 क्वेश्चन 83। हीगेल कौन था? हीगेल जो जर्मनी का ही था, वह एक दार्शनिक व्यक्ति था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। हीगेल जर्मन का ही था, जर्मनी का। वह क्या था? दार्शनिक व्यक्ति था। 83 का क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट 84। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन एगो जगह का नाम है, ठीक है। तो क्या होगा? सेडोन। सेडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था। आई क्या पूछ रहा है? 1870। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, सेडोन का युद्ध। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे, आप लोग बने रहिए। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो पहला करें डेनमार्क, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। किसके बीच? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। इसी संधि के बाद जर्मनी आज़ाद हो गया, यानी जर्मनी की एकीकरण हो गया था। कौन संधि के बाद? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट 86। सेल्सविंग और होलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से था? जर्मनी के, ठीक है। किसके? जर्मनी को आजाद करने के लिए था, ठीक है। सेल्सविंग और होलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण? एकीकरण का मतलब आजाद करने से, तो किससे था? जर्मनी के। 86 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट 87। देखिए आ गया क्वेश्चन बहुत अच्छा। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को जीत कर जो 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, तो वहीं जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट। कब किए थे? तो 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में। चलिए ठीक है, आंसर कमेंट बढ़िया आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 88। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क, जो प्रसा का क्या था? चांसलर था। अब प्रसा क्या है? तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य। चलिए नेक्स्ट चलेंगे 89। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। 89 का क्या होगा? डी। पहले हम बताते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेडोन का युद्ध कब हुआ था? जैसा कि हम पहले भी बताएं कि सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1870। ये आ जाएगा सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। वो किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के। एक तरफ से प्रसा रहेगा सेडोवा में। ये जर्मनी का दो जगह का नाम है, ठीक है। चलिए आगे 91। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी जर्मनी के एकीकरण के लिए एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, जो बिस्मार्क, जो प्रसा का क्या था? चांसलर था। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, और 9 ऑब्जेक्टिव है केवल। चलिए 92 में देखेंगे हम 1871 में कौन सी संधि हुई थी? वही फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रांस और प्रसा के बीच में। तो 92 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी कौन जिम्मेवार था? तो वही बिस्मार्क। केवल जर्मनी के जब भी एकीकरण के लिए नाम आएगा उसमें बिस्मार्क का नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था?
बिस्मार्क। 93 का बी। नेक्स्ट 94, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो पहले भी बता चुके, डबल क्वेश्चन आ गया है, तुर्की। 94 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासी में सबसे जो कि अच्छा देश था वो कौन था? यूनान। तो इसका साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो क्या होगा? 95 का बी। चलिए ठीक है, 95 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? आप लोग जानते हैं कि यूनान पर किसका अधिकार था? तुर्की का। तो वही कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? अरे जो मान लीजिए गुलाम बने होगा उसी की न पराजय होगी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की। यूनान कब आज़ाद हुआ था? 1832 ईस्वी में। ठीक है, उसी में किसकी पराजय हुई होगी? तो तुर्की की होगी। तो 96 का क्या होगा? बी। 96 का बी। नेक्स्ट 97, हंगरी की भाषा क्या थी? देखिए हर एक देश की अलग अलग भाषा होती है। ठीक है, हम लोग के देश में भी जैसे बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो मैग्यार होगा, मैग्यार। 97 का क्या होगा? बी। हाँ ठीक है, बी होगा। 97 का बी। नेक्स्ट चलेंगे 98। अब केवल 2 क्वेश्चन बचा है। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना मैसूर के शासक टीपू सुल्तान किए थे, यूरोपीय सभ्यता से क्या होकर? प्रभावित होकर। तो 98 का क्या होगा? टीपू सुल्तान। यह कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ये वो जगह है जो भारत के ही अंतर्गत है, कर्नाटक राज्य में, बेंगलोर के आसपास है मैसूर। टीपू सुल्तान। तो 98 का क्या होगा? बी। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान, जो कहाँ के शासक थे? मैसूर के। चलिए नेक्स्ट 99 का कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास हुए उसमें क्या परिणाम मिला? साम्राज्यवाद का विकास हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, निरंकुश राज्यों की स्थापना की, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ। क्योंकि 19वीं शताब्दी यानी शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी के मतलब 1801 से लेकर 1900 तक के समय को क्या कहते हैं? 19वीं शताब्दी। इसी में इटली का भी एकीकरण हुआ, जर्मनी का भी एकीकरण हुआ, यूनान भी आज़ाद हुआ। तो वही कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की गई। 99 का क्या होगा? डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूरा होने वाला है। ठीक है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी का जीवनी किसने लिखा था? ये तो सोच रहे सब आप लोग को ना बताएं हम, क्योंकि बहुत हल्का है कि गैरीबाल्डी का जीवनी किसने लिखी। चलिए ठीक है, तो 100 का आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। इस तरह से हमारा 100 ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर यदि नहीं भी आया होगा तो आप लोग जिस क्वेश्चन का 1 से लेकर 100 तक में अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा। हम कमेंट के द्वारा आप लोग का क्या करेंगे कि बताएंगे। किसी को भी 100 क्वेश्चन में जो डाउट होगा, आपको आंसर लग रहा होगा कि नहीं सर नहीं समझ में आया, तो हम क्या करेंगे उसको बताएंगे। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में किसी भी ऑब्जेक्टिव में डाउट होगा या आपको आंसर लग रहा होगा कि डाउट है या ना समझ में आया होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, जिसमें हम की बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो फर्स्ट चैप्टर का, यानी हम इसमें अभी पढ़ाए हैं, अभी हम जो कि फिलहाल में पढ़ाए हैं, ठीक है, कि इसका अभी हम यही पढ़ाए हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं।
ठीक है। अब यहीं पर कल हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि अगला वीडियो आएगा वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। किस चैप्टर का? तो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का VVI सब सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।